24 अक्टूबर 2025 शाम का वक्त। कोहिमा के ओल्ड मिनिस्टर्स हिल कॉलोनी की शांत गलियों में एक 22 साल की लड़की अपने घर से बाहर निकलती है। हाथ में बास्केटबॉल, आंखों में सपने और दिल में वो जोश जो हर सच्चे खिलाड़ी के अंदर होता है। उसका नाम था विहो जोनू। जाओ, उसने अपने घर वालों से कहा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, बास्केटबॉल खेलने जा रही हूँ। पर वो कोर्ट तक कभी पहुंची ही नहीं। और अगले दिन सुबह उसका शव मिला उसी घर के बेसमेंट में, एक पुराने कुएं के पास, लकड़ियों और पुराने कपड़ों के नीचे छुपाया हुआ। कौन था वो शख्स जिसने एक उम्मीद भरी जिंदगी को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया? जवाब सुनकर शायद आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये कहानी है एक पल के गुस्से, एक क्षणिक नफरत की, जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। विहोजोनू नागालैंड में सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक पहचान थी, एक इंस्पिरेशन थी उन यंग एथलीट्स के लिए जो अपनी जगह बनाना चाहते हैं। 22 साल की यह लड़की बास्केटबॉल कोर्ट पर आग थी। जाखामा गांव कोहिमा जिले से ताल्लुक रखने वाली विहो ने स्टेट लेवल तक अपनी पहचान बना ली थी। 2025 में उसने गुवाहाटी में आयोजित अंडर 23 नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में नागालैंड को रिप्रेजेंट किया था। और यह कोई छोटी बात नहीं थी। कोहिमा डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के रिकॉर्ड्स बताते हैं 2022 के नागालैंड ओलंपिक्स में उसने कोहिमा 2022 के नागालैंड ओलंपिक्स में उसने कोहिमा के लिए गोल्ड मेडल जीता था। उसके पास था टैलेंट, मेहनत और सबसे बढ़कर सपने। वो अपने स्वर्गीय पिता कैंथोथू जाओ की याद में खुद को साबित करना चाहती थी। लेकिन हर सफलता के पीछे एक घर होता है, एक परिवार, और उसी परिवार में रहता था एक शख्स, सैमुअल जाओ। सैमुअल उम्र लगभग 31 साल, जो खुद को विहो जोनू का गोद लिया हुआ अंकल बताता था। वो उसी परिवार के साथ उसी घर में रह रहा था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वह जाखामा गांव का रहने वाला था और नेपाली मूल का था। कहा जाता है कि परिवार की एक आंटी ने उसे अपनाया था, पर सच ये था कि यह रिश्ता उतना मजबूत नहीं था जितना दिखता था। घर के भीतर एक खामोश तनाव पल रहा था, एक ऐसी खामोशी जो 24 अक्टूबर को तूफान में बदलने वाली थी। वह दिन 24 अक्टूबर 2025 दोपहर का समय था। घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, वियोजोनू, सैमुअल और उनकी दादी, जो छत पर पौधों की देखभाल कर रही थी। सामान्य दिन लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला था। जो अब आप सुनने जा रहे हैं वो सैमुअल के अपने स्वीकारोक्ति बयान से लिया गया है, जो उसने बाद में पुलिस पूछताछ में खुद बताया था। दोपहर के लगभग 2 बजे सैमुअल ने विहो से कहा, मेरे लिए चाय बना दो। साधारण सी बात लगती है ना? लेकिन विहो उस समय अपने मोबाइल पर व्यस्त थी। शायद उसने अनसुना कर दिया या हल्के में जवाब दिया, बस वही था ट्रिगर पॉइंट। सैमुअल को गुस्सा आ गया, इतना कि वह खुद को संभाल नहीं पाया। किचन में रखी लकड़ी उठाई और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म। जो आगे हुआ वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और मेडिकल एविडेंस से साफ है। सैमुअल ने विहो पर लकड़ी से कई बार वार किया। उसके सिर पर आई गंभीर चोटें जानलेवा साबित हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मौत सिर की गहरी चोट से हुई, न कि किसी अन्य कारण से। यह कोई सोची समझी योजना नहीं थी, यह था एक पल का अनियंत्रित गुस्सा। किचन, जो घर का सबसे गर्म, सबसे सुकून भरा कोना होता है, वो बन गया। अपराध स्थल पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो और भी भयावह था। सैमुअल ने विहो के शव को एक स्वेटर से ढका, उसका फोन बंद किया, सिम कार्ड निकालकर तोड़ दिया और सबूत मिटाने की कोशिश करने लगा। उसने झाड़ू और कपड़ों से खून साफ किया, फिर झाड़ू को पास की नाली में फेंक दिया। रात भर विहो का शव उसके ही कमरे में पड़ा रहा और अगली सुबह सैमुअल ने उसे बेसमेंट में ले जाकर पुराने लकड़ियों और कपड़ों के नीचे छुपा दिया। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। 25 अक्टूबर सुबह 7:45 आसपास के लोगों ने बेसमेंट में से आती अजीब सी गंध महसूस की। तलाशी ली गई और वहीं से मिला विहो जोनू का शव। तुरंत पुलिस को खबर दी गई। साउथ पुलिस स्टेशन से टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाए गए। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सबूतों की जांच की गई। विहो के पैतृक अंकल वी के थोथू जाओ ने लिखित रिपोर्ट दी। केस दर्ज हुआ कोहिमा महिला पुलिस थाने में। शुरुआत में ये एक ब्लाइंड केस था, कोई सीधा सुराग नहीं, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं। लेकिन जांच ने धीरे धीरे सच की परतें खोलनी शुरू कर दी। 25 अक्टूबर की सुबह थी। कोहिमा के ओल्ड मिनिस्टर्स हिल कॉलोनी में लोगों की नींद एक झटके में टूट गई। एक घर से आने वाली तेज गंध ने सबको बेचैन कर दिया था। जब पड़ोसियों ने जाकर देखा तो वहां बेसमेंट के कोने में लकड़ियों और पुराने कपड़ों के नीचे छुपा हुआ था विहो जोनू का शव। यह नजारा इतना भयावह था कि किसी की भी रूह कांप जाए। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और साउथ पुलिस स्टेशन की टीम सिर्फ आधे घंटे में मौके पर पहुंच गई। 8:20 बजे तक पूरा इलाका सील कर दिया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फोटोग्राफर्स बुलाए गए। हर कोने की तस्वीरें ली गईं, वीडियोग्राफी की गई, यहाँ तक कि एक डिटेक्शन डॉग भी बुलाया गया।
ताकि आसपास से सबूत मिल सके। दोपहर 2 बजे तक दीमापुर से फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम पहुंच गई। सभी जरूरी प्रोसीजर्स फॉलो किए गए, फिजिकल एविडेंस कलेक्शन, बॉडी इंक्वेस्ट और सब कुछ इंडिपेंडेंट गवाहों की मौजूदगी में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि विहो की मौत सिर पर लगी गंभीर चोट से हुई थी। किसी भी प्रकार का शारीरिक उत्पीड़न नहीं हुआ था। इसका मतलब साफ था, ये कोई योजना बनाकर किया गया अपराध नहीं था, बल्कि एक पल के अनियंत्रित गुस्से का नतीजा था। पर सवाल अब ये था, किसने किया? ये सब कौन था जो घर में मौजूद था, फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चला? यही वो वक्त था जब पुलिस ने जांच को और तेज किया। 26 अक्टूबर को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई गई। 8 अधिकारियों की यह टीम एडिशनल SP सोरिसो क्विंकर की अगुवाई में जांच शुरू हुई। घर के सभी लोगों से पूछताछ की गई, पड़ोसियों से बात की गई, विहो के दोस्तों, कोच और टीम मेंबर्स के बयान लिए गए। हर व्यक्ति से पूछा गया, उस दिन घर में क्या हुआ था? विहो को आखिरी बार किसने देखा था? धीरे धीरे पुलिस को कुछ चीजें संदिग्ध लगीं और उन चीजों ने ही आगे जाकर केस खोल दिया। सबसे पहले सैमुअल का व्यवहार वो बेहद शांत था, इतना कि एक परिवार के सदस्य की मौत के बाद भी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। दूसरा, उसके बयान बार बार बदल रहे थे। पहले उसने कहा वह घर पर नहीं था, फिर कहा वह सो रहा था और बाद में कहा वह मार्केट गया था। SIT को समझ आ गया कुछ गड़बड़ है। जांच में घर के अंदर कुछ और संदिग्ध सबूत मिले, जैसे किचन के पास टूटा हुआ फोन ड्रेनेज में फेंका गया, खून लगा झाड़ू और बेसमेंट के पास मिट्टी में हल्के खून के निशान। फॉरेंसिक जांच ने पुष्टि कर दी। ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे और वह दिशा थी सैमुअल। 22 अक्टूबर को सैमुअल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वह शांत और नॉर्मल दिख रहा था। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, वो मेरी बहन जैसी थी। लेकिन उसके हर जवाब से पुलिस का शक और गहरा हो गया। 3 दिन तक पूछताछ चली, सवाल बदलते रहे, जवाब भी बदलते रहे। 4 नवंबर को जब पुलिस ने उसे सबूतों के साथ घेर लिया तो वह टूट गया। उसने सब स्वीकार कर लिया। उसने बताया कैसे एक छोटी बात पर उसे गुस्सा आया, कैसे उसने लकड़ी से वार किया, फिर घबराकर सबूत छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। सारे फॉरेंसिक सैंपल्स जब्त कर लिए गए। चार्जशीट बनाई गई जिसमें शामिल हैं धारा 302 हत्या, धारा 201 सबूत मिटाना, धारा 203 झूठी जानकारी देना। इस केस में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। सैमुअल का गोद लिया हुआ रिश्ता, वह लगातार खुद को अंकल कह रहा था, लेकिन जाखामा गांव की काउंसिल ने साफ कहा, कोई भी कानूनी रिकॉर्ड नहीं है जो गोद लेने का प्रमाण देता हो। यह बयान नागालैंड के कम्युनिटी आइडेंटिटी सिस्टम में बेहद अहम था। जब यह खबर फैली, पूरा नागालैंड सन्न रह गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर वाइहो 30 अक्टूबर को जाखामा गांव में मोमबत्ती मार्च, हजारों लोग विहो के सम्मान में गलत जानकारी भी फैलने लगी। इसलिए पुलिस ने 5 और 6 नवंबर को चेतावनी जारी की। कहा, अफवाह फैलाना अपराध है। आज 19 नवंबर 2025 सैमुअल हिरासत में है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है, ट्रायल शुरू होने वाला है, लेकिन कोई फैसला विहो को वापस नहीं ला सकता। उसकी मां ने अपनी बेटी खो दी, उसके साथियों ने अपनी प्रेरणा और नागालैंड की बास्केटबॉल कम्युनिटी ने अपना सितारा खो दिया। ये केस याद दिलाता है, एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एक कप चाय से शुरू हुई बात एक इंसान की जिंदगी खत्म कर देती है। विहो जोनू का केस बताता है, अपराध हमेशा बाहर से नहीं, कभी कभी हमारे भीतर से पैदा होता है। गुस्से से बड़ी कोई सजा नहीं होती। मिस्ट्री केस, सच जो दर्द देता है पर जरूरी है।